नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के आंसर सहित हम आज बात करेंगे। आज का जो क्वेश्चंस है वो है द्विबीजपत्री तने की संरचना। द्विबीजपत्री जो तना होता है वो कैसे होता है, द्विबीजपत्री तने की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विबीजपत्री तने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है और द्विबीजपत्री जो तना है उसमें कौन कौन से जो भाग पाए जाते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की संरचना में मुख्य अंतर क्या है। बात करते हैं द्विबीजपत्री तने की, तो हम जो प्रकृति में जितने भी पौधे देख रहे हैं जिनकी आयु लगभग 1 साल से ऊपर हो वो अधिकांशतः वो जो पौधे हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में गिने जाते हैं। जैसे बरगद है, सहतूत है, नीम है, आंवला है, आम है, ये सारे द्विबीजपत्री पादप हैं। जबकि एक बीजपत्री पादप वो होते हैं जिनका जीवन काल का मतलब है पुष्पन फलन है और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मात्र 1 साल या 1 साल से कम समय में पूर्ण हो जाती है। उन्हें एक बीजपत्री पादप कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, इनमें क्या होता है मात्र 6 महीने या 8 महीने में पूरी फसल उगेगी, पकेगी और उसके बाद में उसको खलियान करके हम बेच दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बीजपत्री पादपों की जो जीवन काल होता है वो मात्र 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों का जो जीवन काल होता है वो कई सैकड़ों वर्षों तक चलता है। सैकड़ों वर्षों से तात्पर्य है कि जैसे बरगद का पौधा है तो 100 साल से भी अधिक उम्र तक चलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें जैसे सिकोया सेम्परवायरेंस है और भी कई बड़े बड़े जो पादप हैं जिनका क्षेत्रफल अत्यधिक ज़्यादा है और जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। कई जो पौधे होते हैं जैसे हम सिकोया सेम्परवायरेंस की ही बात करें तो उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 115 मीटर ऊंचा होता है, तो लगभग उसको संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े पादप के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार सबसे छोटा पादप जैसे वुल्फिया है तो वो मात्र 0.5 mm के समथिंग होता है, जिसको जनरली हम साधारण आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। उसमें या तो चश्मे या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पादपों की जो प्रकृति के अनुसार उनका जो आवास होता है वो भी अलग अलग होता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में हम जो संरचना की बात करते हैं उसमें हम एक सूरजमुखी के पौधे की बात करते हैं। सूरजमुखी का जो पादप होता है वो एक द्विबीजपत्री पादप होता है और उसमें जो जड़ें होती है वो जड़ें जो होती है वो होती है मूसलाधार जड़ें। अब आपको पता होगा कि जड़ें भी 2 प्रकार की होती है, एक तो मूसलाधार जड़ें होती है और एक होती है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें वो होती है जिनकी जो आकृति होती है उनकी ऐसे धागेनुमा संरचना होती है। आपने देखा होगा ये जैसे तना हो गया और ये जो संरचनाएं हैं धागेनुमा ये क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। परंतु मूसलाधार जड़ में क्या होता है, ये मुख्य उनका आधारी भाग होता है और यहाँ से एक जड़ निकलेगी और ये जो जड़ है वो क्रमशः धीरे धीरे पतली होती जाएगी और इस जड़ से फिर प्राथमिक जड़ निकलेगी और प्राथमिक जड़ से फिर द्वितीयक जड़ निकलेगी और द्वितीयक जड़ से फिर क्या निकलेगी, तृतीयक जड़ निकलेगी। तो कहने का मतलब है यदि मुख्य जो तना है उससे लंबवत यदि एक मुख्य जड़ निकले और उससे फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री मूल बोलते हैं। और द्विबीजपत्री मूल को हम जनरली क्या बोलते हैं, मूसला मूल बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इन सब में क्या होती है, ऐसी जड़ें पाई जाती है और ये जो जड़ें होती है ये मात्र 6 या 12 महीने तक चलती है। जबकि ये जड़ें क्या है, लंबवत बहुत लंबाई में नीचे तक जाती है जमीन में और जाकर के जो नीचे जो स्थित जो धरातल में स्थित जो पानी है, खनिज लवण है, पोषक तत्व है, उनका अवशोषण करके और जाइलम को प्रदान करती है। और फिर ये जो जाइलम है वो जल को संपूर्ण पादप के जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल इन भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम का मुख्य कार्य वो होता है
खाद्य संचय का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री जो तना है सूरजमुखी का, इसमें मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। आपको बोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से डायग्राम दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, जनरली हम हिंदी भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं मूलाभास। मूलाभास से तात्पर्य ये है कि आपने सूरजमुखी का पौधा हो, चाहे कोई भी द्विबीजपत्री पौधा हो, उसमें आपने जड़ को देखा हो तो उसमें छोटे छोटे हेयर धागेनुमा संरचनाएं बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मूलाभास बोलते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इस मूलाभास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मूलाभास क्या होते हैं, जनरली ये सबसे बाहरी परत पर पाए जा रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस मूलाभास का जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है, धरातल में पाया जाने वाला जो जल है उसको ये क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन अर्थात ये अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके ये फिर जड़ को दे देते हैं। तो मुख्य कार्य जो हेयर का होगा वो क्या होगा, अवशोषण का होगा। उसके बाद में हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहां लिखा हुआ है ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है, ग्रोव पर यहाँ पर ग्रोव को बोला जाता है खांच। आपको ये दिखाई दे रहा है, यदि ये जड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जुड़ी होती तो ये समतल होती, सीधी होती, परंतु ये बीच के अंदर जगह है तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, खांच। यानी कि सूरजमुखी का जो तना होता है उसको यदि हम लंबवत काट काटे, जिसको हम अनुदैर्ध्य काट कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य काट में क्या दिखाई देता है, अपने को ग्रोव दिखाई देती है, खांचे दिखाई देती है। उसके बाद में हम पहला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जैसे कहने का मतलब, हम जैसे कोई भी जीव मान लीजिए, जैसे अपन बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के भी ये जो त्वचा होती है, त्वचा का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बाह्य त्वचा। तो इसको भी हम पौधे का जो सबसे जो तने का सबसे जो बाहरी जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक पतली संरचना होती है, मुख्य परत होती है, और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो भाग है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हमें हिंदी में बोलते हैं अधोत्वचा। अधोत्वचा जो है वो एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा से जुड़ी हुई है। आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हरे रंग की ये जो परत है, ये हरे रंग की परत बाह्य त्वचा है, और ये जो रेड कलर की जो परत दिखाई दे रही है उसको हमने हाइपोडर्मिस बोला है। तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जनरली दोनों आपस में सटी हुई होती है। अब सटी हुई से तात्पर्य यह है कि हम दोनों परतों को जनरली दूर से यदि देखें, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तो ये दोनों जो परतें हैं वो क्या होती है, अपने को एक ही परत दिखाई देती है। परंतु यदि इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो दोनों परतों का हम अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। दोनों परतें बिल्कुल सटी हुई, जुड़ी हुई दिखाई अपने को देती है। उसके बाद में हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। इन जो अधोत्वचा होती है, अधोत्वचा के जस्ट नीचे आयताकार या लंबवत कुछ संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, पेलिसेड कोशिकाएं कहते हैं। कई बार परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री पादपों में पेलिसेड कोशिकाओं की क्या भूमिका है। तो पेलिसेड जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी ऐसे लाल कलर की क्या पाई जाती है, तेलीय बूंदें होती है। इनमें क्या पाई जाती है, तेलीय बूंदें होती है। और कई जगह तो ऑयल कैविटी भी पाई जाती है। जैसे ये गोलाकार ये जो संरचना बनती है, इस संरचना में ऐसे गोलाकार एक संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार ये जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल कैविटी। तो ये ऑयल जो कैविटी पाई जाती है वो द्विबीजपत्री पादपों में मुख्य तने की मुख्य जो लक्षण है वो क्या है, ऑयल कैविटी का प्रेजेंट होना। तो इसमें तेलीय बूंदें पाई जाती है, इसी कारण से इनका जो तना होता है वो उसमें क्या होता है, चिकनाहट होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं
चौथा जो पार्ट है वो क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, एधा बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एधा क्या है। आपने देखा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा कि एक बीजपत्री पादपों में एधा नहीं पाया जाता। एधा क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि एधा उन्हीं पादपों में पाया जाता है जिनमें द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि की जो मुख्य भूमिका होती है वो एधा के द्वारा ही होती है। एधा यदि इन पादपों में उपस्थित है तो ये द्विबीजपत्री पादप नहीं होगा, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो कैम्बियम, ये आपको गोलाकार अंडाकार जो संरचनाएं दिखाई दे रही है उसको हमने किससे निरूपित किया है, कैम्बियम यानी कि एधा से निरूपित किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आप ये आपको रेड कलर की ये जो लाइनर जो स्टेज दिखाई दे रही है, ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं कोरटेक्स। कोरटेक्स, जनरली कोरटेक्स को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, वलकुट। वलकुट की जो संरचनाएं होती है आयताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। वलकुट का मुख्य कार्य क्या होगा, वलकुट का मुख्य कार्य है कि पादप के जो तना है उसमें जितने भी रिक्त स्थान बचे हैं उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना इस वलकुट का कार्य होगा, क्योंकि जहां जहां पर आपको ये रिक्त स्थान दिखाई देंगे वहां पर वलकुट की कोशिकाएं होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम और एक आता है यहां पर प्रोटोजाइलम। अब प्रश्न ये है कि मेटाजाइलम क्या होता है। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, मेटा, मेटा को आप मोटा से समझो। मेटा का मतलब क्या होता है, मोटा, अर्थात ये आपको गोलाकार ये जो संरचना दिखाई दे रही है, आप इस संरचना की तरफ जाइए। ये जो संरचना है ये देखो मोटी है, अर्थात बड़ी संरचना है, जबकि धीरे धीरे आप इसी संरचना को देखते जाइए, लास्ट में ये जो संरचना है वो बिल्कुल छोटी हो गई। अर्थात कहने का मतलब है यदि जाइलम की आकृति बड़ी है तो वो क्या कहलाएगी, मेटाजाइलम, और यदि जाइलम की आकृति छोटी है तो वो क्या कहलाएगी, प्रोटोजाइलम। ये जाइलम के प्रकार हैं। जाइलम को कई बार जाइलम को हिंदी नाम पूछ लिया जाता है। अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो जाइलम के नाम से जानते हैं, उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते हैं। तो जाइलम को जनरली होता क्या है कि जाइलम को क्या बोला जाता है, दारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दारू बोला जाता है। कई बार जो प्रैक्टिकलों में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, जो बाहरी परीक्षक आते हैं, वो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जाइलम को ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दारू कहते हैं, क्योंकि हमने आज दिन तक किताबों में केवल जाइलम ही पढ़ा है, उसको दारू शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो कहने का मतलब जाइलम को क्या बोलेंगे, दारू। अब जाइलम को दारू बोल रहे हैं तो फिर फ्लोएम को क्या बोलेंगे, फ्लोएम को बोलते हैं हम पोषवाह। ये भी आपको याद रखने की है कि जाइलम को तो बोलेंगे दारू और फ्लोएम को क्या बोलेंगे, पोषवाह बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, जाइलम का हो गया। जाइलम दो प्रकार से बता दिया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम की आकृति बड़ी होती है, प्रोटोजाइलम की आकृति क्रमशः छोटी होती है। उसके बाद में फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम के पास में आपको ये काले रंग की जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, जनरली ये क्या होता है, ऐसी जालनुमा बनी होती है, गहरी अभिरंजित होती है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, पोषवाह या फ्लोएम बोलते हैं। अब बात करते हैं पोषवाह का क्या कार्य होगा, फ्लोएम का क्या कार्य होगा। तो फ्लोएम क्या करता है, जो मृदा होती है, मृदा में उपस्थित जो खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों को अवशोषित करके और पादप का जो मुख्य जो भाग होते हैं उनमें पहुंचाने का कार्य क्या करेगा, फ्लोएम करेगा। और जाइलम का मुख्य कार्य जल का ऑब्जर्वेशन करना है। अब बात यह है कि आप जाइलम और फ्लोएम को याद कैसे रखोगे, तो शॉर्ट ट्रिक से आप ध्यान रखना कि जाइलम है, जाइलम में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। जाइलम में पहला जो वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, जे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको लेके जाएगा, ये जल को लेके जाएगा। और फ्लोएम में क्या आ रहा है, फे आ रहा है, तो फे
फे को आप इससे फूड से ज्ञात करो। फूड का मतलब क्या होता है? भोजन, खाद्य। तो भोजन को लेकर जाने का कार्य तो फ्लोएम करेगा और जल को ले जाने का कार्य जाइलम करेगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जाइलम का क्या कार्य होगा, फ्लोएम का क्या कार्य होगा। वो उल्टा करके आ जाते हैं एग्जाम में। जाइलम को तो क्या करके आ जाते हैं, फूड वाला करके आ जाते हैं, और फ्लोएम को जल वाला करके आते हैं। तो ये ट्रिक्स के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो कि जाइलम में ज आ रहा है तो ये जल का अवशोषण करेगा, फ्लोएम में क्या आ रहा है, फे आ रहा है तो ये फूड अर्थात ये क्या होगा, खाद्य या फूड का ऑब्जर्वेशन करेगा। ये जाइलम और फ्लोएम की बात हो गई। अब इसके बाद में लास्ट जो हमारा जो पॉइंट बचा है वो क्या है, पित्त है। पित्त को बोलते हैं हिंदी में मज्जा। तो जाइलम फ्लोएम के नीचे की तरफ एक मुख्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, पित्त होता है, मज्जा होता है। और मज्जा जो होती है वो द्विबीजपत्री पादपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये मज्जा है। अब कई पादपों में आपने देखा होगा कि मज्जा के पास में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसी छोटी छोटी आपको एक कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, मज्जा रश्मियां बोलते हैं। तो इसको मेडुलरी रेज कहते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेडुलरी रेज कौन से पादपों के तनों में उपस्थित होती है। तो द्विबीजपत्री पादपों के तनों में जो मज्जा के पास में छोटी छोटी लंबवत जो कोशिकाएं पाई जाती है, लंबवत जो संरचनाएं पाई जाती है, उनको मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियां कहते हैं, मज्जा किरणें कहते हैं। तो इस प्रकार आज जो सूरजमुखी का जो तना है उसकी विस्तृत संरचना में हमने इसके मुख्य जो भाग हैं उनका अध्ययन किया है। अब आप ऐसे मान लीजिए, ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें अपन लिख देते हैं। लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर कई बार ये अपने को दो तने दिखा देता है और उन दो तनों को देख करके वो पूछता है कि आप इनमें से बताइए क्या ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो उस स्थिति में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि आप इनके जाइलमों की जो संख्या है उनको आप गिन करके बता सकते हो, क्योंकि जो भी होगा, क्योंकि जितने भी जो एक बीजपत्री पादप होंगे उन एक बीजपत्री पादपों के तनों में जाइलम की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 से ज्यादा होगी। 6 से ज्यादा यदि जाइलम है, 6 से ज्यादा क्या है, जाइलम है, तो वो क्या होंगे, वो मोनोकोट स्टेम होंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि यदि 6 से ज्यादा संख्या है, 6 से प्लस है, तो वो क्या होंगे, मोनोकोट स्टेम होंगे। और 6 से कम है संख्या तो ऐसी स्थिति में वो क्या होंगे, डाइकोट होंगे। अब आपको ये तो मैंने वर्बली बता दिया, अब आप गिन करके आराम से पता लगा सकते हो। 1 2 3 4 5, इसमें जाइलम की संख्या कितनी है, 5 है, तो 6 से कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विबीजपत्री तना हो गया। सेम यही जो प्रोसेसिंग है, यही जो पहचान का लक्षण है, वो ही अपने जड़ में होता है। तो आपको कोई भी यदि ऐसा क्वेश्चन करता है कि आपको भारी रूप से यदि वो बता दे कि इसमें जाइलम की संख्या 5 है, 3 है, 2 है, तो 6 से, जिनमें भी जाइलम की संख्या 6 से कम है वो द्विबीजपत्री तने होंगे या द्विबीजपत्री जड़ होगी, और जिनमें 6 से ज्यादा संख्या है तो वो क्या होंगे, एक बीजपत्री तना या एक बीजपत्री जड़ होगी। तो इस प्रकार आज की कालांश में हमने द्विबीजपत्री तना अर्थात सूरजमुखी की मुख्य संरचना का अध्ययन किया। आगामी क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।